आज का हमारा टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह एवं प्रतीक। तो आज हम क्या डिटेल में डिस्कस करेंगे? चिन्ह और प्रतीक जो भारत सरकार ने लिए हैं या फिर भारत में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहला है हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक। तो कौन है राष्ट्रीय चिन्ह? है किसी को आइडिया? राष्ट्रीय चिन्ह या प्रतीक अशोक चक्र। क्या है आपके पास? अशोक चक्र। तो अशोक चक्र से ही सवाल बन सकता है कि अशोक चक्र को कहां से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है अशोक चक्र को? इसे लिया गया है सारनाथ के अशोक स्तंभ से। कहां से लिया गया है इसको? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। अशोक स्तंभ। अब यहीं से आपके पास क्वेश्चन आता है सारनाथ। सारनाथ क्या है, क्यों है इंपॉर्टेंट? अगर हम हिस्ट्री के रोल में भी इसको देखते हैं तो सारनाथ क्या था? क्या था सारनाथ में? पढ़ा है आपने हिस्ट्री में? बौद्ध धर्म, जैन धर्म कुछ हुआ था यहाँ पर। अच्छा, ये अशोक स्तंभ है, इसको अशोक स्तंभ क्यों कहा जाता है? तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, सारनाथ जो आपके पास जगह ही आती है आपके पास यूपी में। कहाँ है ये? यूपी में है ये। और अशोक स्तंभ यहाँ पे स्थापित किया गया है राजा अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक सुना होगा आपने हिस्ट्री में नाम। तो कौन थे सम्राट अशोक? ये बौद्ध धर्म के बहुत बड़े अनुयायी थे। मगध साम्राज्य के एक बहुत ही प्रतापी राजा रह चुके हैं ये। तो सारनाथ जो जगह है वो बहुत ही पावरफुल या फिर कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में। इसको देखते हैं तो जो सारनाथ है, सारनाथ में क्या स्थापित किया गया था अशोक के द्वारा? अशोक स्तंभ स्थापित किए गए थे। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था? बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसने क्या की थी? स्तंभ की स्थापना की थी। तो यहीं से क्वेश्चन बन सकता है अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उसने क्या की थी? स्तंभ की स्थापना की गई थी। बौद्ध धर्म अगेन यहीं से हम रिलेट करेंगे आपके पास बौद्ध धर्म। तो कौन थे बौद्ध धर्म के संस्थापक? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है या कौन थे? तो इनके संस्थापक थे गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध जिसको हम कहते हैं। कौन? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के द्वारा किस धर्म की स्थापना की जाती है? बौद्ध धर्म की स्थापना की जाती है। बौद्ध धर्म के जो गौतम बुद्ध हैं ये क्या थे? संस्थापक थे। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति होती है बौद्ध गया बिहार में। महात्मा बुद्ध की बात हम कर रहे हैं। उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है? बौद्ध गया। लिख लो, ज्ञान की प्राप्ति इनको होती है बौद्ध गया में। बौद्ध गया कहाँ है? ये भी क्वेश्चन आपके पास पूछा जाता है। तो ये है आपके पास बिहार में। इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस नदी के किनारे होती है? तो इनको होती है निरंजना नदी के किनारे, पीपल के पेड़ के नीचे। गौतम बुद्ध को लिखेंगे हम, निरंजना नदी थी जिसके किनारे ये बैठे थे। और जो पेड़ था, पेड़ किस चीज का था? पीपल के पेड़ के नीचे। पीपल के पेड़ के नीचे होती है ज्ञान की प्राप्ति गौतम बुद्ध को। और बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं आपके पास राजा अशोक। एक जगह थी काली जहां पर ये युद्ध लड़ते हैं। युद्ध के दौरान इनका हृदय परिवर्तन होता है और ये बौद्ध धर्म को अपनाते हैं। और फिर क्या करते हैं? ये स्तंभ की स्थापना करते हैं। और वहीं से हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है। कौन सा? अशोक चक्र। अब सारनाथ इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो सारनाथ में जो है गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश देते हैं। इसीलिए क्या है आपके पास सारनाथ इंपॉर्टेंट है। तो लिख लो, महात्मा बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश पहले उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ के अशोक स्तंभ से ही हमने कौन सा चक्र लिया था? अशोक चक्र लिया था, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। बौद्ध गया में, सॉरी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, अपना फर्स्ट उपदेश।
तो ये थी सारी अशोक चक्र की कहानी। अशोक स्तंभ से इसको लिया गया है, सारनाथ के अशोक स्तंभ से। सारनाथ क्यों इंपॉर्टेंट है? यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या दिया था अपना पहला उपदेश। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया में, निरंजना नदी के किनारे, किस पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। ये हो गया हमारे पास राष्ट्रीय चिन्ह। अब राष्ट्रीय चिन्ह तो ले लिया मैंने, बौद्ध धर्म से प्रचारित था, अशोक ने इसको स्थापित किया, पर भारत सरकार ने इसको कब अपनाया? तो लिखो, अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? अशोक चक्र को कब अपनाया गया था? तो इसे अपनाया गया था, 26 जनवरी 1950। क्या हुआ था 26 जनवरी 1950 को? आप बताओ मुझे दोस्तों। और भी कुछ हुआ था 26 जनवरी 1950 को? 1950 को बैठो, आप बताओ भाई। संविधान लागू हुआ था है। अभी आपने परेड देखी, अभी 26 जनवरी हुई, आपको पता ही नहीं क्या हुआ। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है उस दिन। संविधान लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, और उसी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और इसी दिन हमारे पास राष्ट्रीय प्रतीक को अपनाया गया था, जो क्या है आपके पास? अशोक चक्र। नेक्स्ट लिखेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? यहां से आपके पास क्वेश्चन घुमा के ये पूछ सकते हैं, दिखाई कितने देते हैं और एक्चुअल में कितने होते हैं। तो जब भी आप देखोगे, सिक्के के ऊपर भी बने होते हैं, कुछ सिक्कों के पीछे आप देखोगे तो कितने शेर दिखाई देते हैं? उसमें 3 शेर दिखाई देते हैं। कितने? 3। पर एक्चुअल में वहां पे कितने शेर होते हैं? 4। एक आपके पास फ्रंट में रहेगा, एक साइड में, दोनों ऑपोजिट में रहेगा, और एक बैक साइड को होता है जो दिखता नहीं है। तो एक्चुअल में कितने आपके पास? 4 है, पर दिखाई कितने देते हैं? सिर्फ 3। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है। ये भी पूछ सकता है कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर हैं? तो कितने शेर हैं? 4 शेर हैं। दिखाई कितने देते हैं? 3। नेक्स्ट लिखेंगे, नीले रंग के अशोक चक्र में कितनी तिलियां हैं? कितनी तिलियां हैं? 24 तिलियां हैं। ये तो सभी को पता है ना, और ये भी पता है कि चक्र का रंग क्या है? नीला। नेक्स्ट लिखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय नारा क्या है? सुना है आपने नारा? वाह। राष्ट्रीय नारा क्या है? राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय नारा है आपके पास सत्यमेव जयते, जिसका मतलब है सत्य की हमेशा जीत होती है। अब सत्यमेव जयते आप देखोगे ये लिखा हुआ है, ये कहां से लिया गया है, कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। अब आप देख रहे होगे तो कौन सी लैंग्वेज में है ये? हिंदी में है, संस्कृत में, फारसी में, उर्दू में? कौन सी लैंग्वेज में है? संस्कृत में है सत्यमेव जयते। और कौन सी लिपि से लिखी जाती है? संस्कृत लिपि। हिंदी की क्या लिपि है? देवनागरी। तो कौन सी लिपि से लिखा गया है ये लिख लो। राष्ट्रीय नारा आपके पास जो है वो क्या है? लोगो, जिसको हम कहते हैं सत्यमेव जयते, जो देवनागरी लिपि से लिखा हुआ है। मेंशन कर देंगे आपने कौन सी लिपि है? देवनागरी। यहीं से क्वेश्चन आता है आपके पास कि ये कहां से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहां से लिया है? हर्षु कहां से लिया है? बुक से? तो इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते। ये नहीं पूछेंगे कि कौन है, वो सबको पता है सत्यमेव जयते ही है।
सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया है? तो इसे लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया इसको? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद लिख लिया। अब आप देखोगे हमारे जितने भी लोगो आ रहे हैं, ये हमारे क्या हिस्ट्री से ही हम कहीं ना कहीं इसको निकाल रहे हैं। तो जो सत्यमेव जयते है इसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो ये उपनिषद क्या है, कितने हैं, ये भी बेसिक सा क्वेश्चन बनता है हिस्ट्री में जब हम देखते हैं। तो चलते हैं थोड़ा हिस्ट्री की तरफ। तो आप मुझे बताओ कितने वेद हैं टोटल? कौन कौन से हैं? तो साथ साथ में लिख लेना है आपने। वेद जो हमारे पास है वो कितने हैं? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं 4 वेद? सबसे पुराना वेद, सबसे पुरानी पुस्तक पूरी हिस्ट्री अगर हम बात करते हैं, सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है? ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद आता है यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट में अथर्ववेद। तो चारों वेदों के नाम साथ साथ में मेंशन करो। हम जब हिस्ट्री भी पढ़ते हैं तो आपके पास आता है ऋग्वैदिक और दूसरी आती है उत्तर वैदिक। तो ऋग्वैदिक काल है, सबसे पहली पुस्तक है आपके पास ऋग्वेद, दूसरा आएगा यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है आपके पास अथर्ववेद। वेदों की रचना किसने की? आर्यों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा। आपके पास जो आर्य आए थे ना, पढ़े थे ना हमने हिस्ट्री में, तो आर्यों का आगमन हुआ था, आर्यों ने वेदों की रचना की है। वेदों के बाद हम चलते हैं पुराण की तरफ। पुराण टोटल कितने पुराण हैं? 18। कितने पुराण है टोटल? 18। यहीं से क्वेश्चन आता है सबसे पुराना पुराण कौन सा है? वेदों की संख्या है 4, पुराणों की संख्या है 18। सबसे प्राचीन पुराण है आपके पास मत्स्य पुराण। मेंशन करेंगे उसको, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। सबसे प्राचीन पुराण का नाम बताएंगे तो वो है आपके पास मत्स्य पुराण। ठीक है, इसी के बाद आते हैं वेद हो गए, पुराण हो गए। अब हम बात करते हैं उपनिषद की। उपनिषद कितने टोटल उपनिषद हैं? तो उपनिषद है टोटल 108। इन संख्याओं को आपने ध्यान रखना, ये पूछे जाते हैं आपके पास। कौन कौन से हैं? वेद 4 हैं, पुराण है 8 हैं टोटल आपके पास। सबसे पुराना जो पुराण है वो मत्स्य पुराण है और उसके बाद उपनिषद है 108। और आपके पास जो सत्यमेव जयते है वो कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से ये लिया गया है। वेदों की हम बात करते हैं तो यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है, वेदांग कितने हैं? वेद तो हमने पढ़ लिए 4 हैं। वेदांग होते हैं जो वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण या ग्रामर बनाया जाता है, उसको हम वेदांग कहते हैं। तो वेदांगों की संख्या है 6। कितने हैं वेदांग? 6 वेदांग है। वेदों को पढ़ने के लिए जो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं लैंग्वेजेस की, तो वो आपके पास कितने हैं टोटल? 6 वेदांग है। ये क्लियर हो गया आपके पास। राष्ट्रीय नारा है सत्यमेव जयते, कौन सी लिपि से है? देवनागरी लिपि से है। कौन से उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद से आपके पास जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए, वेद कितने हैं? 4 है। कौन कौन से हैं? देखो पहले आएगा आपके पास ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सामवेद को क्या कहा जाता है? हिंदी गीत का जनक कहा जाता है। भारतीय गीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। ये तो हम हिस्ट्री में साथ साथ कर लेंगे, पर आपको ये चीजें बेसिक से है जो याद होनी चाहिए या पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? बिल्कुल, क्या नाम है राष्ट्रीय ध्वज का? तिरंगा नाम है हमारे ध्वज का, राष्ट्रीय ध्वज। अब तिरंगे से और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? कौन कौन से रंग होते हैं तिरंगे में? सबसे पहला रंग जो आपके पास है वो है केसरिया। ठीक है, दूसरा आपके पास कलर आता है सफेद रंग और तीसरा है आपके पास हरा। तो यहीं से क्वेश्चन आता है केसरिया रंग, सफेद रंग और हरा रंग किस चीज के प्रतीक है? ये क्वेश्चन आपके पास पूछे गए थे अगली वीडियो से ही।
तीन रंग आपके पास राष्ट्रीय ध्वज में रहते हैं, केसरिया, सफेद और हरा। तो केसरिया रंग किस चीज को दर्शाता है? हाँ जी, हाँ भी जाकर लड़ो। ये दर्शाता है आपके पास बलिदान को। केसरिया रंग किस चीज का प्रतीक है? बलिदान का। लड़ाई वाले बोल रहे तुम। सफेद रंग है शांति का प्रतीक। सफेद किसका दर्शाता है? शांति का प्रतीक है आपके पास सफेद। और हरा रंग, ये तो बचपन से पढ़ते आए हम, हरियाली का है। हरा रंग किस चीज को दर्शाता है? हरियाली को ही दर्शाता है। तो वहां पे ऑप्शन लड़ाई नहीं ढूंढनी है। बलिदान है केसरिया रंग का प्रतीक, किस चीज को दर्शाता है? बलिदान को दिखाता है आपके पास केसरिया रंग। तिरंगे से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे तिरंगा को किसने डिजाइन किया था? लिखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को किसने डिजाइन किया था? तो ये आपके पास डिजाइन किया गया था पिंगाली वकैया द्वारा। ये बहुत बड़े क्रांतिकारी भी रहे हैं और साइंटिस्ट भी रहे हैं। पिंगाली वकैया ने डिजाइन किया था तिरंगे को। और ये कौन से स्टेट से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है आंध्र प्रदेश। कहाँ से संबंध रखते हैं पिंगाली वकैया? आंध्र प्रदेश से, जिन्होंने तिरंगे को डिजाइन किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये डिजाइनर कौन थे इसके, किसने इसको डिजाइन किया था? लिखिए। अब आपके पास जो ध्वज है उसकी रेशियो पूछी जाती है, उसका अनुपात। तिरंगे का अनुपात कितना है? 4 पॉइंट कुछ। तिरंगे का अनुपात है आपके पास 3:2। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डबल टिक कर ले रहे हैं इसको, या फिर रेड पेन से लिख लो। तिरंगे ध्वज का अनुपात कितना है? 3:2 आपके पास, हमारे पास तिरंगे का अनुपात रहा है। और लिखेंगे, भारतीय संविधान द्वारा तिरंगे को कब अपनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान द्वारा तिरंगे को कब अपनाया गया? तो तिरंगे को अपनाया गया है 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया है? 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को अपनाया गया था। क्लियर हुआ? ये डेट्स बहुत बार पूछी जाती हैं आपके पास। तिरंगा इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको इसी से रिलेटेड भी क्वेश्चन करवाए थे कि स्वतंत्रता दिवस के दिन इसको कौन फहराता है, गणतंत्रता दिवस के दिन इसको कौन फहराता है, बताया था ना आपको। ध्वजारोहण करते हैं आपके पास। तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त। 15 अगस्त को क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। उस दिन इसको पीएम के द्वारा फहराया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा 15 अगस्त को फहराया जाता है। और गणतंत्र दिवस जो आपके पास कब होता है? 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस के दिन इसका ध्वजारोहण किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। दोनों ही इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाएंगी आपके पास। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को राष्ट्रपति इसका ध्वजारोहण करेंगे, और 15 अगस्त को कौन करेंगे? प्रधानमंत्री इसको फहराएंगे। क्लियर हुई ये चीज? इसी से और हमारे पास तिरंगे से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? जब भी किसी राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो इसे कितने दिनों तक हम झुकाए रखते हैं? तो लिखेंगे हम, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुकाया जाता है? या फिर हम कहते हैं राष्ट्रीय शोक के दौरान। राष्ट्रीय शोक क्या हुआ? जिस दिन आपके पास प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो राष्ट्रीय ध्वज को कितने दिनों तक झुकाया जाता है? तो इसे झुकाया जाता है 12 दिनों तक, और उसे राष्ट्रीय शोक घोषित किया जाता है। कितने दिनों तक?
12 दिनों तक इसको झुकाए रखते हैं हम राष्ट्रीय शोक के दौरान। जो है आपके पास करंट, अगर वर्तमान में कोई चल रहा है आपके पास मंत्री और उनकी मृत्यु हो जाती है या फिर कोई घटना हो जाती है तो 12 दिन तक आपके पास राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जाता है, ठीक है। परंतु अगर आपके पास पूर्व प्रधानमंत्री हो, पूर्व राष्ट्रपति हो, जैसे अभी आपके पास मनमोहन सिंह जी थे, उनकी मृत्यु हाल ही में हुई, तो लिख लो पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और स्लैश करके उपराष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान इसे 7 दिनों तक झुकाया जाता है। पूर्व राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति की मृत्यु के दौरान तिरंगे को 7 दिनों तक झुकाया जाता है। अगर तात्कालीन कोई राष्ट्रपति या फिर आपके पास कुछ ऐसी घटना होती है तो कितने दिनों तक झुकाएंगे? 12 दिनों तक राष्ट्रपति या फिर उस तिरंगे को झुकाया जाता है। कब झुकाया गया था तिरंगे को? बताओ भाई, कब इसको अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 22 जुलाई 1947। अभी लिखा है तो जल्दी जल्दी बता सकते हो। किसने डिजाइन किया था राष्ट्रीय ध्वज को? पिंगाली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया हुआ था। बेसिक सी चीजें हैं, तुम लोग ये भी नहीं पढ़ रहे हो, अभी लिखी हुई है। और क्या आते हैं आपके पास? राष्ट्रीय प्रतीक हो गया, राष्ट्रीय चिन्ह हो गया, राष्ट्रीय नारा हो गया। अब आता है आपके पास राष्ट्रीय गान। क्या है अगला टॉपिक? राष्ट्रीय गान। वो तो आप बचपन से गाते हुए आ रहे हो। बताओ क्या है राष्ट्रीय गान? अब गान और गीत में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है राष्ट्रीय गान हमारा? एक तो हो गई, या तो वंदे मातरम या तो जनगण। तो आपके पास राष्ट्रीय गान है जन गण मन। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। ये आपके पास राष्ट्रीय गान है, जिसके रचयिता कौन है बताइए आप? कौन है? राष्ट्रीय गान के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। जो आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर है, ये कहां से संबंध रखते हैं? बंगाल से संबंध रखते थे। आपके पास जनगण मन भी लिखा है, ये बंगाली लैंग्वेज में इन्होंने लिखा हुआ है। और ये जो जनगण मन है, इसे कहां से लिया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आता है। तो इसे लिया गया है गीतांजलि पुस्तक से। किससे? गीतांजलि पुस्तक से इसको लिया गया है। गीतांजलि जो किसकी रचना थी? किसकी रचना थी गीतांजलि? रविंद्रनाथ टैगोर की थी। अगर उन्होंने रचना की है तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है गीतांजलि, ठीक है। रविंद्रनाथ एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारी हिस्ट्री में, जिसको हम देखते हैं तो लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के आगे ही। पहले भारतीय जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है वो कौन है? पहले भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है वो है आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। इनको नोबेल प्राइज मिला है 1913। कब मिला है? 1913 में इनको आपके पास नोबेल प्राइज मिला है। इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। लिटरेचर में मिलता है। आपके पास 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। कौन कौन से हो गया? चिकित्सा हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, शांति हो गया, और उसके बाद लिटरेचर, अर्थशास्त्र, साहित्य जिसको हम कहते हैं। तो 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। सबसे पहले भारतीय जिनको नोबेल प्राइज मिला है वो आपके पास रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में इनको ये मिला है। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए। अब यहीं से क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? देखो, राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम, राष्ट्रीय गान आपके पास क्या है? जनगण मन। जनगण मन को सबसे पहले कहाँ गाया गया? तो इसे गाया गया है कलकत्ता अधिनिवेशन के दौरान। कब हुआ था कलकत्ता अधिनिवेशन? जीके का क्वेश्चन है आपके पास, लिखो। इसे गाया गया है 27 सितंबर 1911। 1911 में इसको कलकत्ता अधिनिवेशन
71 अधिनिवेशन में पहली बार जो है जनगण मन गाया गया था। कब? 27 सितंबर 1911 में इसको पहली बार गाया गया था। क्लियर? अब मैं पूछूंगी कितना समय, कितना टाइम लगता है इसको गाने के लिए? बिल्कुल लिखेंगे 52 सेकेंड्स में इसको गाया जाता है। कितने? 52 सेकेंड्स में इस गाने को खत्म किया जाता है। जनगण मन किसकी रचना है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की है, गीतांजलि से जो लिया गया है और राष्ट्रीय गान है। इसको स्वीकार कब किया गया? राष्ट्रीय गान को स्वीकार कब किया गया? तो इसको स्वीकार किया गया है 24 जनवरी 1950 में, 1950, 24 जनवरी 1950 इसको भारतीय संविधान द्वारा स्वीकार किया गया एज अ राष्ट्रीय गान। लिया? लिखा कि नहीं? रिपीट करूं? भारतीय संविधान द्वारा 24 जनवरी 1950 में इसको स्वीकार किया गया। 1950। यहीं से क्वेश्चन आपके पास बनता है, भारतीय राष्ट्रीय गान का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसके द्वारा किया गया? तो इसको ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया सरोजिनी नायडू द्वारा। सरोजिनी नायडू, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इसको सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू को हम क्या कहते हैं? भारतीय कोकिला भी कहते हैं इनको हम। क्यों कोकिला कहा जाता है? अगर आप जीके के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो ये क्या थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल क्या होता है? किसी स्टेट के आपके पास जो हम राज्यपाल गवर्नर डिसाइड करते हैं, तो किस स्टेट की बनी थी? यूपी की थी। ठीक है, पर पूरे भारत में ये पहली बात था कि महिला को गवर्नर बनाया गया। वो कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। ये आपके पास एक अच्छी पॉलिटिशियन तो थी ही थी, पर साथ साथ में ये एक कवित्री भी थी। तो कविताएं भी लिखते रहते थे। तो इन्हें क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला भी किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। लिखना है, साथ साथ में मेंशन करना है। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, भारत की कोकिला थी, जिन्होंने जनगण मन को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, अनुवाद किया था। तो वो भी आपके पास कौन थी? सरोजिनी नायडू जी भी थे, जिन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था। कर दूं इरेज? लिख लिया? अब ये तो बात हो गई हमारी किस चीज की? राष्ट्रीय गान की। अब रहता है आपके पास राष्ट्रीय गीत। अब तो सबको क्लियर होगा क्या है राष्ट्रीय गीत। हाँ जी, लिखेंगे राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है आपके पास वंदे मातरम। कौन है वंदे मातरम की रचयिता? बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, उन्हीं का नाम है ये। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या है? इसके रचयिता है। अगर हम आपसे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि वंदे मातरम को कहां से लिया गया है, तो इसे लिया गया है बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है आनंद मठ। कौन है रचयिता है आपके पास? बंकिम चंद्र चटर्जी। उनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है आनंद मठ, जिससे क्या लिया गया है? वंदे मातरम को लिया गया है। नेक्स्ट है, पहली बार कब गाया गया वंदे मातरम को? तो 1866 में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कब? 1866 में, सॉरी ठीक करेक्ट करेंगे इसको, 1896 में, 96 में, 1896 में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया। एटीन 1896 में पहली बार जो है वंदे मातरम को गाया गया है। ये किसकी रचना है?
बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना है। और इसको गाने में कितना समय लगता है? 1 मिनट 5 सेकंड, या फिर हम लिख सकते हैं 65 सेकंड में इसको गाया जाता है। टाइमिंग का ध्यान रखना है, कितने में गाया जाएगा इसको? 65 सेकंड, 1 मिनट 5 सेकंड में गाया जाता है आपके पास राष्ट्रीय गीत को, और राष्ट्रीय गान को गाया जाता है 52 सेकंड्स में। क्लियर हुआ? तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट प्रतीक चिन्ह गाने हो गए हैं। बाकी जो चीजें बच्चे उसको हम कल डिस्कस करेंगे, पर जितना भी आज पढ़ा है डिटेल में पढ़ा है, हमने रिलेट करके पढ़ा है, तो ये याद होना चाहिए सभी को। पूछूंगी मैं फिर इन दी एंड, ठीक है? कल मैं सारा यही पूछूंगी जो आज पढ़ा है। तो किसी को कुछ डाउट है तो वो मुझसे फिर से पूछ सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है जो लिखना रह गया हो?